नमस्कार साथियों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एजुकेशनल हब में। आज हम अपनी इस वीडियो में शैक्षिक तकनीकी के संप्रेषण आधार के संबंध में चर्चा करेंगे, जो कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएड के तृतीय सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी में के फर्स्ट यूनिट में दिया गया है। अपनी कुछ पिछली वीडियोस में हमने शैक्षिक तकनीकी के मनोवैज्ञानिक आधारों के संबंध में चर्चा की थी और आज हम अपनी इस वीडियो में शैक्षिक तकनीकी के संप्रेषण आधार के संबंध में चर्चा करेंगे। संप्रेषण सबसे पहले तो हमें संप्रेषण के संबंध में जानना पड़ेगा। तो संप्रेषण अर्थात जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। संप्रेषण का अर्थ है किसी निश्चित सूचना या किसी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और इसकी प्रतिपुष्टि प्राप्त करना कि बालक ने, जो व्यक्ति ने इस सूचना को पूर्ण रूप से सुन लिया है और समझ लिया है, इसे ही संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है ना, यानी अपनी बातों को दूसरों को बताना और यह प्रतिपुष्टि, यह सुनिश्चित करना कि वह व्यक्ति आपकी बातों को पूर्ण रूप से सुन लिया है और समझ लिया है, ये जो प्रक्रिया है वो संप्रेषण कहलाती है। ठीक है, साधारण बड़े ही संक्षिप्त अर्थों में संप्रेषण का अर्थ यही हुआ। ठीक है, तो शिक्षा और शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है, पाठ्य वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है, उसके जीवन से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है और इसके लिए वह कुछ शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार करता है, कुछ बातों को कहता है, बालक को बताता है और यही बातें शिक्षक से बालक की ओर, और बालक अपनी अपनी बातों को, अपनी कन्फ्यूजन्स को शिक्षक से पूछता है। तो इस प्रकार बालक से शिक्षक की ओर और शिक्षक से बालक की ओर संप्रेषण की प्रक्रिया चलती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ है। बिना संप्रेषण शिक्षण की प्रक्रिया का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है ना, जिस प्रकार किसी जीवधारी के शरीर में उसकी रीढ़ की हड्डी उसके शरीर को सीधा खड़ा रखती है, उसी प्रकार संप्रेषण शिक्षण की प्रक्रिया में एक रीढ़ की भांति है। इसकी अनुपस्थिति में संप्रेषण संभव, इसके अनुपस्थिति में जो है वो शिक्षण संभव ही नहीं। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। तो संप्रेषण ये कहलाता है। ठीक है, अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि ये संप्रेषण कक्ष में होता है, शिक्षक और छात्र के मध्य होता है। ठीक है ना, तो शिक्षक और छात्र के मध्य कक्षा के अंदर होने वाली ये जो संप्रेषण है, इसे हम शैक्षिक संप्रेषण कहते हैं। यानी शिक्षा से संबंधित, शिक्षा और शिक्षण की प्रक्रिया में जो भी संप्रेषण कार्य होते हैं उसे शैक्षिक संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। इसके संबंध में संप्रेषण के संबंध में डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुव प्रक्रिया है। अर्थात संप्रेषण जो होता है वह एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो चलती रहती है और इस संप्रेषण का एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसा कि शिक्षा में भी संप्रेषण का उद्देश्य है कि बालक पाठ्य वस्तु को समझ जाए, सीख जाए। द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें द्विध्रुवीय का मतलब दो ध्रुव हैं, जिसमें एक ध्रुव पर शिक्षक और दूसरे ध्रुव पर जो है छात्र बैठे हैं, जिसमें संप्रेषण सामग्री संप्रेषण करने वाला तथा संप्रेषण ग्रहण करने वाला होता है। संप्रेषण सामग्री का संप्रेषण करने वाला अर्थात प्रेषक और संप्रेषण ग्रहण करने वाला अर्थात प्राप्तकर्ता होते हैं। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण, ग्रहण
लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। यानी संप्रेषण जो है वो लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक रूप में किया जा सकता है। ठीक है। संप्रेषण की प्रक्रिया के मूल घटक स्रोत, संप्रेषण, माध्यम, प्राप्तकर्ता तथा प्रतिपुष्टि है। अर्थात संप्रेषण के जो मूल घटक हैं उनमें स्रोत, और शैक्षिक संप्रेषण में स्रोत के रूप में शिक्षक होता है। संप्रेषण का माध्यम अर्थात जिस माध्यम के द्वारा संप्रेषण किया जाए, जैसे किसी ध्वनि के माध्यम से संकेत के रूप में, या फिर संप्रेषण की सामग्रियां श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री किसके द्वारा संप्रेषण किया जा रहा है वो संप्रेषण माध्यम कहलाते हैं। उसके बाद आता है प्राप्तकर्ता, अर्थात इस संप्रेषण को किसे भेजा जाए, जो संप्रेषण के में सूचनाओं को प्राप्त करता है वो प्राप्तकर्ता कहलाता है। और अंत में प्रतिपुष्टि, अर्थात प्राप्तकर्ता ने सूचना प्राप्त कर ली, इसकी जानकारी प्रेषक को हो, इसे ही प्रतिपुष्टि कहते हैं। ठीक है। तो ये संप्रेषण के मूल घटक होते हैं। जब संप्रेषण की प्रक्रिया शिक्षण में प्रयोग की जाती है तो इसे शैक्षिक संप्रेषण कहते हैं। शैक्षिक संप्रेषण से तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए संप्रेषण से होता है। ठीक है ना। संप्रेषण के में स्रोत के रूप में शिक्षक, संप्रेषण माध्यम के रूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां, प्राप्तकर्ता के रूप में विद्यार्थी होते हैं। शिक्षक तथा विद्यार्थी संप्रेषण माध्यम से शिक्षण के प्रत्येक चरणों में परस्पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं, जो कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु या प्रकरण स्पष्ट करने के लिए शैक्षिक संप्रेषण में शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के संप्रेषण का उपयोग करता है। अर्थात शिक्षक कक्षा के अंदर पाठ्य वस्तु के शिक्षण के लिए शाब्दिक व्यवहार भी करता है, कुछ बोलता भी है, कुछ संकेतों, हाव भावों का भी प्रयोग करता है, जो अशाब्दिक व्यवहार कहलाते हैं। जो है प्रभावशाली ढंग से करने का प्रयास करता है, जिससे उसका शिक्षण सफल एवं प्रभावशाली बनता है। अर्थात कक्ष में जो शिक्षक होता है वह संप्रेषण में शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शैक्षिक संप्रेषण का होना अनिवार्य है। अर्थात बिना शैक्षिक संप्रेषण के शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं हो सकती। अर्थात एक शिक्षक के अंदर संप्रेषण का गुण बड़े ही अच्छी तरह से उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है ना। शिक्षक के बोलने की शैली, उसके हाव भाव इस प्रकार से होने चाहिए कि बालक उसे सुनकर, देखकर प्रभावित हो और जिससे अधिक से अधिक चीज़ों को वो सीख सके। ठीक है। डॉक्टर गुप्ता के शब्दों में शैक्षिक संप्रेषण के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक नियमों, सिद्धांतों, नीतियों, शिक्षण विधियों तथा पद्धतियों का तथा निर्देशन एवं परामर्श आदि के विषय में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये शैक्षिक संप्रेषण के संबंध में चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संप्रेषण के बारे में अगर थोड़ा सा विचार करें तो हम ये देखते हैं कि ये शिक्षा का आधार है। शिक्षा और शिक्षण की प्रक्रिया का आधार है संप्रेषण। ठीक है। संप्रेषण तथा संप्रेषण के द्वारा प्राप्तकर्ता के मध्य संप्रेषण प्रक्रिया के कारण जो है प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य संप्रेषण प्रक्रिया के कारण निम्नलिखित संबंध स्थापित होते हैं, ऐसा डॉक्टर गुप्ता बताते हैं। पहला उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण का मतलब शिक्षक और छात्र एक दूसरे की ओर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो है उन्मुख होते हैं, तत्पर होते हैं। तद अनुभूति का विकास, इसके बाद वे दोनों एक समान अनुभूति यानी एक समान अनुभूति उनके अंदर जगती है। जैसे एक शिक्षक जो है ज्ञान को देना चाहता है, छात्र उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, जिसे तद अनुभूति का विकास जो है कहा जाता है। प्रतिपुष्टि, संप्रेषण की प्रक्रिया के बाद अंत में प्रतिपुष्टि की जाती है। भौतिक निर्भरता, अर्थात संप्रेषण की प्रक्रिया के लिए छात्र और शिक्षक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विश्वसनीय, ये जो सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से दी जा रही हैं वो विश्वसनीय होती हैं और इनके लिए इसके द्वारा जो है शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य अंतःक्रिया
होती है। तो इस प्रकार संप्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के मध्य संप्रेषण की प्रक्रिया के कारण ये क्रियाएं जो हैं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खन्ना, लांबा और सक्सेना। खन्ना, लांबा और सक्सेना ये 3 शिक्षा शास्त्री हुए हैं। इन्होंने शिक्षा में संप्रेषण की महत्ता को बताते हुए कहा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्रों को एक साथ मिलकर कार्य करने में संप्रेषण एक प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता है। संप्रेषण ही शिक्षक तथा छात्रों को एक साथ बांधे रखने में, उन्हें प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है ना। शिक्षक सैद्धांतिक रूप से शिक्षण हेतु अपनी पाठ्य योजनाएं बनाता है। शिक्षण विधियां, नीतियां, प्रविधियां आदि के प्रयोग पर विचार करता है और अपने विचार तथा योजनाओं के अनुसार शिक्षण हेतु इन्हें कार्यान्वित करने में संप्रेषण का प्रयोग करके छात्रों को विषय वस्तु समझाने में सफलता प्राप्त कराने का प्रयास करता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक संप्रेषण कला में निपुण हो। जब तक शिक्षक संप्रेषण कला में निपुण नहीं होगा, वह अपने शिक्षण को सक्रिय नहीं बना सकेगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि संप्रेषण जो है वह शिक्षक, छात्र और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, इन सभी के लिए एक आधारभूत बात है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक संप्रेषण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अर्थात जब हम संप्रेषण को हमें और अधिक प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए हम शैक्षिक तकनीक का उपयोग करते हैं। और शैक्षिक तकनीकी में हम श्रव्य दृश्य सामग्रियों, श्रव्य सामग्रियों, दृश्य सामग्रियों इत्यादि का उपयोग करते हैं, जो कि हम आगे आने वाले अध्यायों में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। करते हुए शिक्षक शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं और संप्रेषण को अधिक प्रेरणादायक तथा प्रैग्मैटिक बनाने का प्रयास करते हैं। शिक्षक का संप्रेषण कला पर जितना ही अधिक जो है अधिकार होगा, अर्थात जितनी कुशलता और निपुणता के साथ संप्रेषण का वह उपयोग करता है, उतना ही उसका शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता जाता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमने इन परिभाषाओं और विवेचनाओं के आधार पर समझा कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो संप्रेषण है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार अब इस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में संप्रेषण अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात यदि हम संप्रेषण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाएं तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया स्वतः ही प्रभावशाली हो जाती है। और इसी के लिए हम शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। और इसके लिए हम शैक्षिक तकनीकी द्वारा विभिन्न प्रकार के माध्यमों का उपयोग करते हैं, जिसमें श्रव्य माध्यम में टेप रिकॉर्डर है ना, टेलीफोन इत्यादि का उपयोग किया जाता है। दृश्य माध्यमों में आप प्रोजेक्टर, स्लाइड्स है ना, चित्र इत्यादि का उपयोग किया जाता है। श्रव्य दृश्य माध्यमों में मल्टीमीडिया है, जिसमें हमारा टेलीविज़न, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो श्रव्य दृश्य माध्यमों के अंतर्गत आती हैं। और इन माध्यमों के उपयोग से, जो कि शैक्षिक तकनीकी में उसके अंतर्गत आने वाले माध्यम हैं, ये संप्रेषण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम शैक्षिक तकनीकी का उपयोग करते हुए संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। फलस्वरूप हमारा शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वह और भी अधिक प्रभावशाली होती जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी और संप्रेषण दोनों एक दूसरे पर जो है परस्पर आधारित है। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए हम संप्रेषण को प्रभावशाली बना सकते हैं
और यही शैक्षिक तकनीकी का संप्रेषण आधार कहलाता है। ठीक है ना साथियों। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में समझा शैक्षिक तकनीकी के संप्रेषण आधारों के संबंध में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।